नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, पहले चरण के 114 प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में है कैद। अब बारी है दूसरे चरण की, जिसके लिए प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। उधर 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए मतदाता भी तैयार है। कमर वो कस चुके हैं अपने वोटों की ताकत दिखाने के लिए। खैर, 2 बार सूबे में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाली बीजेपी जहां मोदी के चेहरे पर मोदी मैजिक के बदौलत एक बार फिर से इतिहास दोहराने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के तमाम दिग्गज 4 जून को चौंकाने वाले नतीजों की बात करें। इन सबके बीच में मतदाता मौन है और तमाम दल इसे मौन स्वीकृति मानकर जीत का दावा कर रहे हैं। और हम अपने इस खास कार्यक्रम में हर दिन लेकर आ रहे हैं एक सीट, उस पर कर रहे हैं बात। और इसी फहरिस्त में आज बात राजपुतानों का गौरव, शौर्य, बलिदान और जौहर को अपने में समेटे एक शानदार, बेहतरीन, दिलचस्प मुकाबले वाली लोकसभा सीट की करेंगे। देखिए, तो पहले फेज की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और अब बारी है दूसरे चरण के 13 सीटों की। और इन्हीं 13 सीटों में से एक हॉट सीट है चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट। चित्तौड़गढ़ में इस बार 2 दिग्गज आमने सामने हैं। चित्तौड़गढ़ से भाजपा ने लगातार 2 बार के सांसद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से इस बार पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और चित्तौड़गढ़ से 1998 के सांसद रहे उदयलाल आंजना, जो कि कद्दावर नेता हैं, वो ताल ठोक रहे हैं। क्या कहते हैं इस बार चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट के समीकरण, करेंगे हर पहलू की बात, लेकिन पहले दिखाएंगे चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट के मौजूदा समीकरणों पर हमारी एक खास दिलचस्प रिपोर्ट। राजपुतानों का गौरव, शौर्य, बलिदान और रानी पद्मावती के जौहर की धरती यानी चित्तौड़गढ़। चारणों द्वारा गाई गई शौर्य गाथाओं में आज भी चित्तौड़ की कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन इन दिनों चित्तौड़गढ़ की फिजाओं में सियासी रंगत चढ़ी हुई है। राजस्थान में दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी संसदीय क्षेत्रों में दनादन जनसंपर्क दौरों के माध्यम से जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करने में जुटे हैं। वही बात अगर चित्तौड़गढ़ की करें तो दोनों ही दलों के दिग्गज एक दूसरे पर जुबानी हमले भी कर रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन दावा किसका ज्यादा मजबूत, ये तो देखने वाली बात ही होगी। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र की प्रमुख मुद्दों की अगर बात करें तो यहाँ बड़ी तादाद में किसानों को अफीम पट्टे आवंटित होते हैं। ऐसे में उदयलाल आंजना खुद को किसान केसरी के रूप में क्षेत्र के किसानों के सामने पेश कर अफीम काश्तकारों सहित किसानी मुद्दों को आधार बनाकर वोट मांग रहे हैं। वही भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी उनके कार्यकाल में संसदीय क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार के पिछले 10 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल सेट करने में लगे। सीपी जोशी और उदयलाल आंजना के बीच कांटे की टक्कर। 2014 और 2019 में लगातार चित्तौड़ से जीते सीपी जोशी 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 6 लाख वोटों के अंतर से दर्ज की थी जीत। कुल 8 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी चित्तौड़गढ़ लोकसभा। चित्तौड़गढ़ जिले की 5 और उदयपुर की 3 सीटें इस लोकसभा क्षेत्र में हैं शामिल। 21,58,000 से ज्यादा मतदाता दिखाएंगे वोटों की ताकत। 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी और एक पर 2023 में कांग्रेस और निर्दलीय ने मारी बाजी। देखिए, बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी को मेवाड़ का मोदी कहा जाता है, तो वहीं पूर्व सांसद उदयलाल आंजना क्षेत्र में किसान केसरी के रूप में विख्यात है। ये वही उदयलाल आंजना है जो पहले पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह को चुनावी मैदान में सन 1998 में शिकस्त दे चुके हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ सीपी जोशी प्रधानमंत्री मोदी के पसंदीदा सांसदों की श्रेणी में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वही पूर्व विधायक और सांसद होने के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर रहे उदयलाल आंजना कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की श्रेणी में आते हैं। साथ साथ में वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी हैं।
अपने लंबे राजनीतिक करियर का अच्छा खासा अनुभव होने के साथ साथ कांग्रेस हाईकमान तक में आंजना की पकड़ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और उदयलाल आंजना के बीच कांटे की टक्कर चित्तौड़गढ़ में दिखाई दे रही है। सीपी जोशी के नामांकन के दौरान खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा चित्तौड़गढ़ में आम सभा कर चुके हैं। वहीं उदयलाल आंजना की नामांकन रैली में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कद्दावर नेताओं ने चित्तौड़गढ़ में आम सभा की थी। वैसे चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट को आप बीजेपी की सेफ सीटों में से एक कह सकते हैं और आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। 2014 के चुनाव में सीपी जोशी ने कांग्रेस के गिरिजा व्यास को 3,16,857 वोटों से हराया और 2019 में सीपी जोशी का जीत का अंतर काफी ज्यादा बढ़ा। 2019 में सीपी जोशी 5,76,247 वोटों से जीते, लेकिन 2024 में सीपी जोशी के सामने चुनौतियां कड़ी हैं क्योंकि आंजना जातिगत समीकरणों को सांधने के साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में। नतीजा क्या होगा ये 4 जून को पता लगेगा, लेकिन एक बात तय है कि सीपी जोशी के लिए चीजें उतनी सरल नहीं दिखाई दे रही हैं जितनी 2014 और 19 में थी। चित्तौड़गढ़ से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कौन चढ़ेगा इस बार चित्तौड़ का दुर्ग, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है क्योंकि 14 और 19 में जितनी आसान जीत थी उतनी अब लग नहीं रही है। रिपोर्ट आपने देख ली, अब बढ़ेंगे अगले पड़ाव की तरफ और मिलवाएंगे आपको चित्तौड़गढ़ के बड़े लड़ैया से। बीजेपी ने एक बार फिर से 2 बार के विजेता अपने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को मैदान में उतारा है। 2 कैंडिडेट हम आपको दिखाएंगे ताकि आप समझ पाए कि बड़े लड़ैया कौन है। सीपी जोशी साहब, जाना पहचाना नाम, हमेशा सुर्खियों में आप इनको देखते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2 बार के सांसद हैं, मोदी जी के करीबी हैं। इनके प्रोफाइल के बारे में भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन उदयलाल आंजना, इनके बारे में जान लीजिए। एक बड़ा चैलेंज है सीपी जोशी के सामने, बड़े लड़ैया इसलिए हम इनको यहाँ पर कह रहे हैं। एक बड़ी चुनौती सीपी जोशी साहब के सामने अगर कोई नेता पेश कर सकता था या पेश कर रहा है तो वो उदयलाल आंजना है। क्यों ऐसा है ये भी आपको बताएंगे। जब आप इनका प्रोफाइल समझेंगे उदयलाल आंजना का, तब आपको पता चलेगा कि कितने बड़े नेता हैं, क्षेत्र में कितनी पकड़ है, किसानों के बीच में क्या पैठ है। बढ़ेंगे आगे, सीपी जोशी की सियासी कुंडली से करेंगे आप शुरुआत। दोनों की बारी बारी प्रोफाइल आपको दिखाएंगे। सबसे पहले सीपी जोशी के बारे में जान लीजिए। 29 साल पहले छात्र राजनीति से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। सीपी जोशी ग्राउंड के कार्यकर्ता रहे हैं। राजनीतिक जीवन 1995-96 में एलएसयूआई की तरफ से कांग्रेस का जो संगठन है उसके तरफ से उन्होंने अपना राजनीतिक पारी शुरू की। बीजेपी संगठन में भी काफी जिम्मेदारियां मिली। ग्राउंड से लोगों को जानते समझते जोशी को बीजेपी संगठन में काफी जिम्मेदारियां मिलती रही। 2000-2005 तक भाजपा जिला परिषद के भी सदस्य रहे। 2010 में जोशी को चित्तौड़गढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष बनाया गया। जिला अध्यक्ष भी रहे, तो ग्राउंड के कार्यकर्ताओं को रूट से जानते। चित्तौड़गढ़ में विशेष तौर पर पकड़ है। 47 साल की उम्र में राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष बन गए। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से लगातार 2 बार के सांसद हैं। 14 और 19 की हम कर रहे हैं बार-बार बात, क्योंकि 2 बार जीते और दोनों बार बारी-बारी जब जीते हैं तो बड़े मार्जिन से जीते हैं। लेकिन इनको जो चैलेंज दे रहे इस सीट पर, यानी उदयलाल आंजना साहब की सियासी कुंडली क्या है, क्यों कहा जा रहा कि ये मजबूत कैंडिडेट है, उनके बारे में जारी। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक है उदयलाल आंजना। आपने इनको भी लगातार सुर्खियों में देखा होगा, बड़े नेताओं में शुमार हैं। इनके नामांकन में बड़ी रैली भी कांग्रेस ने की थी। उदयलाल आंजना लोकल हैं, किसान वर्ग में इनकी अच्छी पकड़ है, इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ये मजबूत कैंडिडेट है इस बार सीपी जोशी के सामने। 1993 में पहली बार ये विधायक बन गए थे, एक्सपीरियंस काफी है। 98 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पहली बार सांसद भी बने। बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता को इन्होंने हराया था, तत्कालीन रक्षा मंत्री जसवंत सिंह साहब को 1998 में इन्होंने हराया था और सांसद बने थे। इसी क्षेत्र से 2 बार के विधायक और गहलोत कैबिनेट में सहकारिता मंत्री भी रहे हैं। ये भी इनके बारे में जान लीजिए, इसलिए कहा जा रहा है कि मजबूत कैंडिडेट है। पूर्व सांसद उदयलाल आंजना किसान केसरी के रूप में विख्यात हैं क्षेत्र में, इसलिए समझना जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सीपी जोशी को मेवाड़ का मोदी भले कहा जाता हो, लेकिन इनकी भी अच्छी खासी पैठ है उदयलाल आंजना की। लेकिन अब क्षेत्र के बारे में भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रीय जातिगत समीकरण ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। देखिए, पहले चुनाव में जनसंघ 3 सीटें जीती थी, उनमें से एक चित्तौड़गढ़ भी थी। ब्राह्मण और राजपूत मतदाता जीत हार का फैसला करते। 8 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 6 सीटें हैं। 21,58,000 मतदाता हैं जो इस बार वोट डालेंगे। 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी है, एक पर कांग्रेस है, 1 पर निर्दलीय हैं, जिन्होंने बाद में आक्या साहब ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर दिया था। करेंगे बात हर पहलू की, लेकिन सीधा अब हम चलेंगे
जयपुर स्टूडियो, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा कनेक्ट हो गए। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विष्णु शर्मा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं, उनसे बात करेंगे। ओम प्रकाश भी हमारे सहयोगी चित्तौड़गढ़ से बताएंगे ग्राउंड रिपोर्ट आखिर क्या है। शुरुआत में ओम प्रकाश आपसे ही करूंगा। चित्तौड़गढ़ में इस बार की फाइट कितनी टाइट नजर आ रही है? अंजना कितनी बड़ी चुनौती पेश करते ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं सीपी जोशी को, बताएं। जी बिल्कुल आशीष, बताना चाहूंगा अगर हम बात करें 2014 की 2019 की, निश्चित तौर पर सीपी जोशी को बड़े मार्जिन के साथ में जीत मिली थी। लेकिन दोनों ही चुनाव में उनके सामने जो है एक तरह से बाहरी कैंडिडेट उनके सामने पेश आए थे। उसमें मोदी लहर का भी काफी असर देखने को मिला था। वहीं अगर हम बात करते हैं इस चुनाव की, तो यहाँ पर जो लोकल प्रत्याशी है उदयलाल आंजना, यहाँ पर जो है वो 3 बार के विधायक रहे हैं। 98 में वो सांसद रहे हैं। उन्होंने जो रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जी उनको हराया था, और स्थानीय नेता होने के नाते उनकी यहाँ अच्छी खासी पैठ और अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। इसी पकड़ के चलते इस बार जो है सीपी जोशी के सामने थोड़ी मुश्किलें नजर आती हैं। ठीक है, मतलब ये अपने आप में समझना होगा कि मुश्किलें नजर आती हैं, चीजें उतनी आसान नहीं जितनी 14 और 19 में थी। शशि, सीपी जोशी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं, एक बड़े नेता है, लेकिन उदयलाल आंजना भी किसी से कम नहीं है। सांसद भी रहे हैं, 2 बार के विधायक भी रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं ग्राउंड पर। सीपी जोशी साहब के सामने जो चैलेंजेस हैं इस बार, उनमें से बड़े चैलेंजेस आपको क्या नजर आते हैं? जो एंटी लॉबी डेवलप हुई है पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में, वो क्या नुकसान पहुंचाती आपको दिखाई दे रही सीपी जोशी को, या आसान है चीजें 19 की तरह? शशि। बिल्कुल आशीष, नुकसान होने की आशंका थी, हालांकि उसकी बहुत हद तक कवरेज हुई है, बहुत हद तक उसकी भरपाई करने की कोशिश की गई है। चाहे निर्दलीय विधायकों को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय बुलाकर पार्टी के प्रति समर्पण और समर्थन जताने की कवायद हो, या फिर जातिगत समीकरणों की बजाय गैर जातिगत मुद्दे पर चुनाव को ले जाना। क्योंकि अगर जातिगत समीकरणों पर चुनाव गया तो हो सकता है कि सीपी जोशी को नुकसान हो जाए, वोटों में बड़ा नुकसान हो सकता है। इस लिहाज से कि आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अनुसूचित जाति के वोटों को साधने के लिहाज से, और जो पार्टी के परंपरागत वोट है उनको भी साधने के लिहाज से, क्योंकि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक जाति के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। भले ही वो अनुसूचित जाति समाज से आते हो, लेकिन उनका दायरा बड़ा व्यापक होता है। और सचिन पायलट ने सभा की उनके समर्थन में, उन्होंने कहा कि वो गीत नहीं गा रहे हैं, लेकिन उनका भाषण भी 100 गीत के बराबर है। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सभी का वहां पहुंचना और अपने अपने तरीके से उन वर्गों को साधने की कोशिश करना जो उदयलाल आंजना के साथ आ सकते थे। साथ में चंद्रभान सिंह आक्या का क्या रोल रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, और उनके ऊपर पूरा दारोमदार टिक जाता है। क्या गुजरात में जो राजपूतों की नाराजगी है उसका असर यहां देखने को मिलेगा? गोपाल सिंह इड़वा, जो पहले सीपी जोशी के सामने चुनाव लड़ चुके हैं, वो पार्टी में आ गए हैं बीजेपी में, तो वो उनकी ताकत साथ होगी। श्रीचंद कृपलानी यहां से सांसद रहे हैं, उनकी ताकत साथ होगी। सीपी जोशी खुद यहां से सांसद रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव एक अलग मायने का हो जाता है। चर्चा ये भी निकल पड़ी है कि सीपी जोशी जीते तो इस बार मंत्री बनेंगे। हालांकि ये सब भविष्य के गर्भ में है, और मंत्री कौन बनेगा राज्य में, यह विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है और केंद्र में प्रधानमंत्री का होगा। ये सब बातें भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उससे पहले क्या यहां के वोटर्स सीपी जोशी के प्रति गैर जातिगत मुद्दे पर एकजुट होते दिख रहे हैं? ये ग्राउंड रियलिटी आपको विष्णु शर्मा ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ठीक है, विष्णु का रुख भी कर लेते हैं। विष्णु, ग्राउंड रियलिटी की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि आप बेहतर बता पाएंगे चित्तौड़गढ़ का क्या हिसाब बन रहा है इस वक्त, क्योंकि विधानसभा सीटें बीजेपी ने जरूर 6 जीती यहां पर, लेकिन जितनी सीटें उतने नेता, सबका अपना अपना अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव। कहीं वसुंधरा राजे का प्रभाव, कहीं कटारिया साहब का प्रभाव, कहीं आक्या का प्रभाव, कहीं बेनीवाल साहब का प्रभाव। ये जो फैक्टर है, ये कितना बड़ा कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है इस बार के लोकसभा चुनाव में? क्या सबको साधने में कामयाब ग्राउंड पर हो गई है बीजेपी? विष्णु। बिल्कुल आशीष, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने तमाम प्रयास किए हैं और कि सबको साथ लेकर चले। जी, बीजेपी का नारा भी है सबका साथ सबका विश्वास, और यही कारण है कि बीजेपी सीपी जोशी ने भी अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। चंद्रभान आक्या निर्दलीय होकर लड़े, बाद में उन्हें साथ लिया, और अब वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। राजपूतों की नाराजगी एक बार उठी
उसको शांत करने का प्रयास किया। हालांकि थोड़ी बहुत नाराजगी रह सकती है, उसको शांत करने के लिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आए थे निम्बाहेड़ा में, उन्होंने रोड शो किया 2 दिन पहले। इसके अलावा ओबीसी समाज को भी साधने की तमाम कोशिश की जा रही थी, क्योंकि वैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर राजपूत और ब्राह्मण सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में। राजपूतों की नाराजगी है, लेकिन वो कुछ हद तक कम हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अभी मेरे सहयोगी ने बताया था, या सबको पता है कि गोपाल सिंह इंगड़वा भले ही बाहरी कैंडिडेट कहलाते हों, लेकिन वो अभी बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया पिछले दिनों। उसका साथ में चंद्रभान आक्या लगातार सीपी जोशी के साथ प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि वो कितना मन से है और कितना समाज को डाइवर्ट किया, क्योंकि 98,000 से ज्यादा वोट वो इस चुनाव में लेके गए तो निर्दलीय रूप से उन्होंने जीत हासिल की थी। इसके अलावा वहीं बात की जाए, शिवराज सिंह चौहान कल यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम बड़े नेताओं के दौरे भी वहां पर करवाए जा रहे हैं। सीपी जोशी है वो कल परसों बांसवाड़ा में थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पीठ भी थपथपाई थी। यानी ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि सीपी जोशी बेहतर काम कर रहे हैं और उनकी गुड बुक में है। तो इसका प्रभाव भी कहीं न कहीं मतदाताओं में, जैसा मेरे सहयोगी ने भी कहा था कि वहाँ चर्चा चल पड़ी है कि अगर सीपी जोशी इस बार जीतते हैं तो केंद्र में मंत्री बनेंगे, तो ये भी एक गुडविल है। हालांकि सामने एक कद्दावर नेता है, वहीं लोकल स्थानीय है, तो वो टक्कर दे रहे हैं। लेकिन ये तय माना जा रहा है, या लोग कह रहे हैं कि सीपी जोशी जिस अंतर से पिछली बार जीते, भले उस अंतर से नहीं जीते, लेकिन कहीं ना कहीं जीत दिखाई देती है। ये वहाँ चर्चा में आमतौर पर विषय है। लगातार मैं 3 दिन उस क्षेत्र में घुमा हूँ अभी, और लोगों से यही चर्चा बढ़ रही कि मुकाबला कांटे का है, लेकिन जो जीत का मार्जिन है वो इतना नहीं रह पाएगा। अगर जीतते भी हैं सीपी जोशी तो इतना मार्जिन नहीं रह पाएगा। दूसरी ओर सीपी जोशी खुद कहते हैं कि उनकी जीत है पिछले बार से भी ज्यादा होगी और रिकॉर्ड मतों से होगी। तमाम समीकरण वो गिनाते हैं। पिछली बार तो विष्णु बहुत ज्यादा मार्जिन था। पिछली बार मार्जिन आप ये कह सकते हैं कि एक तरफा था, लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। क्या हर बार वैसी जीत दर्ज कर पाना आसान होता है क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ओम प्रकाश, ग्राउंड पर क्या नजर आ रहा है? मान मनोबल की कोशिशें हुई, शशि को भी आपने सुना, विष्णु जी को भी आपने सुना। ग्राउंड पर क्या दिल मिले नजर आ रहे हैं? क्या समर्थक इन नेताओं के क्या उस हिसाब से प्रयास कर रहे हैं जैसा बीजेपी चाहती है? और उदयलाल आंजना के क्या पॉजिटिव्स हैं इस बार, क्या नेगेटिव्स हैं इस बार? जरा इसके बारे में भी बताएं ओम प्रकाश। जी बिल्कुल आशीष, बताना चाहूंगा जो अंतिम 2019 में चुनाव हुए थे उसमें खुद वोट का 67.38% सीपी जोशी को मिला था, जो बहुत बड़ा अंतर था जीत का। चूंकि गत 2 चुनाव में लगातार मोदी फैक्टर कायम रहा और अभी भी लोग जो देख रहे हैं, वोट दे रहे हैं, मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं और मोदी फैक्टर अभी कायम है, बरकरार है। और यहाँ जो स्थानीय प्रत्याशी अगर बात की जाए, जो उदयलाल आंजना है यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं, उनका भी अच्छा खासा दबदबा है। ये माना जा रहा है निश्चित तौर पर कि जीत तो होनी तय है बीजेपी की, बताया जा रहा है, जो लोग यहाँ का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन अंतर जो है जीत का वो काफी कम हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो पक्ष में जो पाले में नजर आ रहा है वो भाजपा के पक्ष में ही नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। ठीक है, बने रहिए। भाजपा यहाँ पर आपको आपके हिसाब से यहाँ पर ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही है। लेकिन शशि, अगर मैं आपका रुख करूं, जब नामांकन सभा हुई थी, जहां तक मुझे याद है, तो नरपत सिंह राजवी को भी बुलाया गया था मंच पर, और आक्या साहब को मनाने की कोशिश एक तरफ और नरपत सिंह को बुलाने की बात एक तरफ। क्या ये बात नागवार गुजरी थी क्या आक्या के समर्थकों को उस वक्त? अगर गुजरी थी तो क्या ये इंपैक्ट डालेगा? इस प्रकार की चीजें क्या नजर, क्योंकि दोनों की अदावत छात्र राजनीति के जमाने से है। देखिए, नरपत सिंह राजवी को बुलाना पार्टी की प्रोटोकॉल की इजाजत थी। वो इसलिए क्योंकि नरपत सिंह राजवी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी रहे थे। लेकिन अब चंद्रभान सिंह आक्या जीत गए हैं, वो भी पहले पार्टी के टिकट पर ही जीते हैं यहाँ से। इस बार भले ही निर्दलीय जीते हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है। उनको पता है कि उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे भले खुले माने जाते हों, लेकिन वो कांग्रेस में नहीं जाना चाहते। अभी तक उन्होंने यही मंशा दिखाई है। और जब बीजेपी में रहना है तो भले ही आप अंदर से ना जुड़े हुए हों, आपको दिखाना यही है, प्रिटेंड यही करना है कि आप सीपी जोशी के साथ में हैं। और जब आप अपने व्यवहार में ये चीज दिखाते हैं, भले ही आभासी रूप में दिखाएं, ऊपरी आवरण के रूप में दिखाएं, तो आपके वोटर के बीच में तो मैसेज यही चला जाता है कि चंद्रभान सिंह आक्या साथ में है। आप इंटरनली बैठ के करते रहे, कितना कर रहे हैं, उससे डैमेज होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं होगा कि चुनाव में कोई दिन और रात का अंतर आ जाए।
जी। मतलब कह सकते हैं कि बीजेपी की जो सेफ सीटें हैं उनमें से एक सीट ये भी नजर आ रही है। आप बने रहिए शशि, विष्णु जी आप भी बने रहिए, ओम प्रकाश आप भी बने रहिए, बातचीत हम जारी रखेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे शो का फॉर्मेट है, अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे पिक्चर ऑफ द डे। कहते हैं हर तस्वीर कुछ कहती है, और आज हमें एक सुपरहिट तस्वीर दिखाई दी है बूंदी के रोड शो से, जहां एक गाड़ी पर ओम बिरला साहब, सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, ये सब एक साथ दरअसल आज दिखाई दिए हैं। पिक्चर ऑफ द डे की आज की ये तस्वीर क्या कहती है, रुक करेंगे शशि का। शशि बताइए इस तस्वीर के क्या मायने हैं। आज तमाम बड़े नेता एक साथ नजर आए हैं, दूसरे चरण के लिए सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आशीष देखिए, ये दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में एक मंच पर तीनों साथ दिख रहे हैं, जिसमें ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर भी हैं मौजूदा, और कोटा से प्रत्याशी भी हैं बीजेपी के, साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी दिख रही हैं। लेकिन ये इस तस्वीर का एक पहलू है। एक पहलू ये भी है कि आज ही कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं भजनलाल सरकार के, वो भी मौजूद थे। यानी कह सकते हैं मोटे तौर पर कि पूरी सरकार ओम बिरला के समर्थन में जुटी हुई थी। बहुत कम इस चुनाव प्रचार में ऐसे मौके दिखे हैं, क्योंकि अलग अलग चरणों में प्रचार चल रहा था, बहुत ज्यादा सीटें थी। तो दिया कुमारी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक साथ दिखे। अमित शाह का जब रोड शो था जयपुर में तब दोनों दिखे। सीपी जोशी का जब नॉमिनेशन था तो मंच पे दिखे। इसके अलावा भी कुछ मंचों पर दिखे, लेकिन जीप में दो ही जगह दिखे हैं। एक जयपुर में जब मंजू शर्मा के समर्थन में रोड शो था, क्योंकि अमित शाह आए थे, दोनों को यहां प्रतिनिधित्व दिखाना था, प्रतिनिधित्व करना था। और साथ में ओम बिरला के लिए क्यों दिया कुमारी की उपस्थिति इसलिए जरूरी हो जाती है, क्योंकि गुजरात का जो वाकया हुआ पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद, उसके बाद जो राजपूत समाज की नाराजगी कुछ जगह उभर करके आई, वो दूर हो सके, वो शांत हो सके। क्योंकि रूपाला का जो बयान था वो तत्कालीन राज परिवार के लिए था, और पूर्व राज परिवार की सदस्य दिया कुमारी रही हैं, और मुख्यमंत्री के नाते भजनलाल शर्मा ज्यादा वोटर वर्ग को साध सके। जी, और कहा भी जाता है कि यहाँ पर ब्राह्मण और राजपूत ही निर्णायक भूमिका में रहते हैं। बहुत शुक्रिया शशि आपका, विष्णु जी आपका भी जुड़े आप, ओम प्रकाश आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, कौन चढ़ेगा चित्तौड़ का दुर्ग, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा इस बार, क्योंकि चर्चा भले ही ज्यादा चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की ना हो रही हो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि सीट उतनी आसान है जितनी 14 और 19 में थी सीपी जोशी साहब के लिए। सवाल यही है, क्या चित्तौड़ के दुर्ग को अजय रख पाएंगे सीपी जोशी? ये अपने आप में एक बड़ी और देखने वाली बात होगी। इसी के साथ छोड़ रहे हैं आपको, कल जुड़िएगा, कल करेंगे किसी और लोकसभा सीट की बात। इजाजत दीजिए आज के लिए हम सभी को, नमस्कार।